नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने पर जारी सियासत की, जिसमें आपको बताएंगे महाविकास अघाड़ी के जूते मारो आंदोलन पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया है। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जहां बीजेपी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। साथ ही तीसरे सेगमेंट आपको बताएंगे हरियाणा के चुनावी समर के बीच बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर कैसा हमला बोला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। महाराष्ट्र में 26 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा अचानक ढह गई थी। तब से लेकर अब तक ये मामला लगातार गरमाया हुआ है। हालांकि मूर्ति गिरने केस में 2 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है, लेकिन विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है। अब महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के घटक दलों ने दक्षिण मुंबई में जोड़े मारो यानी जूते मारो आंदोलन शुरू किया है। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी गठबंधन ने विरोध प्रदर्शन के तरीके पर सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही बीजेपी ने विपक्ष के आंदोलन का मुकाबला करने के लिए खुद भी मास्क निकाला। उद्धव ठाकरे ने पोस्टर पर मारी चप्पल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में महाविकास अघाड़ी मुंबई में प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन को जोड़े मारो यानी जूते मारो आंदोलन का नाम दिया गया है। एमवीए ने साउथ मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला। इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत एमवीए की तीनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के पोस्टर पर चप्पल मारकर प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने इस दौरान कहा, महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है इसे मैं राजनीति नहीं मानता हूँ। इस गलती की माफी नहीं है। अपना दुख व्यक्त करने के लिए हमने गेटवे ऑफ इंडिया चुना है। यहाँ से बीजेपी का गेट आउट ऑफ इंडिया करना है। मोदी ने माफी क्यों मांगी? पुतला गिरे इसके लिए, प्रतिमा में भ्रष्टाचार हुआ इसके लिए माफी मांगी है। मोदी किस किस के लिए माफी मांगेंगे? जल्दबाजी में चुनाव के लिए राम मंदिर का उद्घाटन किया, संसद भवन का उद्घाटन किया, कब से पानी टपक रहा है। एमवीए कार्यकर्ताओं को शिवाजी महाराज का अपमान करने वाली ताकतों को हराने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मूर्ति का गिरना महाराष्ट्र की आत्मा का अपमान है। कांग्रेस ने उठाए सवाल। वहीं जोड़े मारो आंदोलन में शामिल महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने शिंदे सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री से बहुत पहले विपक्ष ने ऐसी छत्रपति शिवाजी के सिद्धांतों के साथ विश्वासघात करने वाली सरकार को सत्ता में आने देने के लिए सम्राट से माफी मांगी थी। आगामी विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में उन्होंने कहा कि हमने यह संकल्प लिया है कि ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री ने राज्य चुनावों को ध्यान में रखते हुए माफी मांगी है। सम्राट की गरिमा को हर कीमत पर बनाए रखना चाहिए। सीएम शिंदे ने एमवीए के प्रदर्शन को बताया दुखद। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा दुर्घटनाग्रस्त हुई, जो कि बहुत दुखद बात है। ये हमारे लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ये हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन विपक्ष इस पर राजनीति करना इस घटना से भी ज्यादा दुखद है। आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। देखिए, ये आंदोलन जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो प्रतिमा है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई, ये बहुत ही दुखद बात है। ये हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील बात है। तमाम महाराष्ट्र के शिव भक्त जो है उनके लिए ये बहुत ही भावनिक मुद्दा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे लिए राजकीय मुद्दा नहीं हो सकता है। ये हमारे लिए अस्मिता और श्रद्धा का विषय है। लेकिन हुई ये घटना वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्दैवी है, दुखद है। लेकिन उसकी राजनीति करना उससे ज़्यादा दुखद है, दुर्दैवी है। वो आज विपक्ष कर रहे हैं। मैंने अभी वीडियो दिखाया है, ये कर्नाटक का वीडियो है। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा वो तोड़ने के लिए 2-2 जेसीबी लाए गए और वो स्टैचू उखाड़ दिया।
अब ये कौन सा है? अब उनको इन्होंने जोड़ा मारना चाहिए, उनको चप्पल से मारना चाहिए, और वो छोड़कर यहाँ पर आज जो कर रहे हैं, ये जनता महाराष्ट्र की बहुत ही शुद्ध है, समझदार है। आने वाले इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अभी इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, उनको हार उनकी नजर आ रही है, और इसलिए नजदीक बहुत ही घोड़ा मैदान नजदीक है, और आने वाले इस चुनाव में हमारे महाराष्ट्र की जनता इनको जोड़े से मारेगी, इतना मैं कहता हूँ। ये भी मैं कहूँगा, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए कोर्ट में चले गए अनिल वडपल्लीवार, कांग्रेस का आदमी है। अरे एक बार मुंबई हाईकोर्ट गए, मुंबई हाईकोर्ट ने इनको भगा दिया, फटकारा। अभी नागपुर हाईकोर्ट में गए, ये क्या है? ये गरीब मेरी बहन, उनको हम 1,500 महीना दे रहे हैं, 18,000 सालाना दे रहे हैं, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और उसको भी कोर्ट में जाकर इसको रोकने के लिए उन्होंने कोशिश की है, और इससे उनसे मानसिकता जो समझ में आ रही है कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना सुपर हिट हुई है, और इसलिए डर गए हैं वो, इसलिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राजकारण के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो हमारे देवता है, वो हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देवत है, और इसलिए हमने खुद छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बार नहीं 100 बार माफ़ी मांगी, क्योंकि हमारे वो देवता है। लेकिन आज कर्नाटक में क्या है, उनको जूते से मारना चाहिए लोग ने, तो वो छोड़कर यह आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा फडणवीस ने बताया राजनीतिक आंदोलन। इस बीच एमवीए के विरोध प्रदर्शन पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इसे राजनीतिक आंदोलन बताया। उन्होंने ये कहा कि ये जो आज आंदोलन हो रहा है, पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं किया। क्या शिवाजी महाराज के अपमान के लिए क्या माफी मांगी जाएगी? ये जो आज आंदोलन हो रहा है, पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बुलडोजर से हटाया, तोड़ दिया। क्या उसकी माफी कांग्रेस मांगेगी? कर्नाटक में वहां के उस समय के उनके कार्याध्यक्ष ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ये तोड़ दिया, हटा दिया। क्या उसकी माफी कांग्रेस पार्टी मांगेगी? इतना ही नहीं, तो आजादी के बाद भी इतने सालों तक इसी कांग्रेस ने हमको पढ़ाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी सूरत नहीं लूटी थी, और सूरत के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला वहां लगाया। तो इतना सम्मान महाराज का वहां पर था, बावजूद इसके इन्होंने हमको पढ़ाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी। क्या इसकी माफी कांग्रेस पार्टी मांगेगी? लगातार इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान किया, उसके लिए कांग्रेस और एमवीए ने देश की और तमाम विश्व में जो शिव प्रेमी है बीजेपी ने भी निकाला विरोध मार्च। उधर महाविकास अघाड़ी के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। बीजेपी ने भी एमवीए के विरोध में मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता प्रसाद लाड ने कहा, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति अपने प्यार और सम्मान को व्यक्त कर रहे हैं। हम महाविकास अघाड़ी द्वारा इस पर विरोध करने और एक नैरेटिव स्थापित करने के तरीके का विरोध कर रहे हैं। अगर विपक्ष चुनावों को लेकर इससे लाभ उठाना चाहता है तो यह अलग मामला है। इससे हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति आदर, प्यार, सम्मान जो हमारे मन में है वो हम आज यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पोवाड़े यहाँ पर बताए जा रहे हैं।
जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी इस चीज की राजनीति कर रहा है, एक नैरेटिव सेट कर रहा है, उसका निषेध हम कर रहे हैं। और छत्रपति के प्रति प्यार और आदर और आदर्श हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। महाविकास आघाड़ी आज कर रही है, उनको परमिशन नहीं मिली है, उसका भी वो विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, हर चीज में राजनीति नहीं होती। छत्रपति शिवाजी महाराज कोई राजनीति करने की चीज नहीं, वो हमारे आराध्य देवता है, हिंदुस्तान के आराध्य देवता है। और वो एक ही राजा ऐसे है कि जो हिंदुस्तान के राजा रहे, उसको लेकर अगर विपक्ष चुनाव के मोड़ के ऊपर उसका फायदा लेना चाहती है तो ये गलत है। क्या है पूरा मामला? दरअसल आपको बता दें, मुंबई से करीब 480 किलोमीटर दूर मालवण तहसील के राजकोट किले में 17वीं सदी के मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति 26 अगस्त को अचानक गिर गई थी। इसका अनावरण पीएम मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर किया था, जिसे लेकर मामला गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है। उद्धव गुट ने पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग की थी। हालांकि पीएम मोदी ने 30 अगस्त को महाराष्ट्र के पालघर में छत्रपति शिवाजी मूर्ति गिरने पर माफी मांगी थी। इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी माफी मांग चुके हैं। लेकिन माफी मांगने के बाद भी विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में अभी 6 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी से दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। दरअसल बीजेपी ने झुग्गी बस्ती जन आक्रोश अभियान शुरू कर दिया है। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का लुटेरा तक करार दे दिया। साथ ही कांग्रेस भी केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी विधायक आपके द्वारा अभियान की शुरुआत कर दी है। बीजेपी का झुंगी बस्ती जन आक्रोश प्रदर्शन। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में यूं तो अभी 6 महीने का समय बचा है, लेकिन इससे पहले ही यहाँ चुनावी घमासान तेज हो चला है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी आमने सामने है। वहीं कांग्रेस भी दोनों पार्टियों को हर मोर्चे पर घेरने की पूरी कोशिश में लगी है। दिल्ली की सत्ता पर विराजमान आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज रविवार से आपका विधायक आपके द्वार अभियान की शुरुआत की है। आपके जवाब में बीजेपी ने भी आज झुंगी बस्ती जन आक्रोश अभियान चलाया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आप सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों को बड़े बिजली बिल और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं कराने का मुद्दा उठाया गया। और जेल में बैठा हुआ मुख्यमंत्री आप लोगों को धोखा देके बार बार ये कहता रहा कि बिजली के बिल माफ कर, और ये है पीने का पानी, ये है पीने का पानी। दिल्ली में एक एक बूंद पानी पीने के लिए लोगों के कत्ल हुए। दिल्ली की ये वो सरकार है जो बेसिक सुविधाएं नहीं दे सकती, पीने का पानी नहीं दे सकती, बिजली नहीं दे सकती, और जब बारिश होती है तो इतना उफान होता है कि पिछले 1 महीने में 40 से 42 लोग इसलिए मर गए, दिल्ली में जल भराव है। डूब के मर गए या करंट से मर गए। आखिर इन लोगों का कसूर क्या है? इन सेवा बस्ती में रहने वाले लोगों का कसूर क्या है? पेंशन इनको नहीं मिलती, नए राशन कार्ड पिछले 8 साल से बने नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी अरविंद केजरीवाल की सरकार बैठी है जो इन गरीबों के साथ धोखा कर रही है, ठगने का काम कर रही है, लूटने का काम कर रही है। एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री दे सकती है, लेकिन फ्री में पानी नहीं दे सकती, फ्री बिजली नहीं दे सकती। और जब हमने पिछले हफ्ते पूरी दिल्ली की सेवा बस्तियों में मेडिकल कैंप लगाए थे, तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो रिपोर्ट डॉक्टर्स की आई है हमारे पास, आधी से ज्यादा सेवी बस्ती में जो लोग बीमार हैं, उनकी बीमारी का मुख्य कारण जो गंदा पानी है। पेट की बीमारियां हैं, पैरों में जकड़न है, फंगस है, मूल कारण गंदा पानी है जो इन सेवा बस्तियों में जा रहा है। और गरीब आदमी क्या करेगा? कहां से जार लाएगा? कहां से 20 रुपए की बोतल खरीदेगा? पूरे दिन की दिहाड़ी 200-250 रुपए मुश्किल से कमा पाते हैं, उसमें बच्चों को भी पालना है, और ये जो अरविंद केजरीवाल का लूट है, इसका बिल भी भरना है।
एक दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। आज हम लोग इंदिरा कैंप और वाल्मीकि बस्ती दोनों जगह आए हैं, मालवीय नगर विधानसभा में, और यहाँ पर आकर लोगों का आक्रोश देखने वाला है। 3 झुग्गियों पे 1 नल है। ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार थी जो पाइप से पानी पहुंचाने के झूठे वादे करती थी। अरे पाइप से पानी तो छोड़िए, मुफ्त पानी भी छोड़िए, ये तो साफ पानी भी नहीं दे पा रहे हैं जनता को। अगर आप देखेंगे तो पानी में सूएज का गंदा पानी मिला हुआ आता है। ज्यादातर जो यहाँ पर बस्ती है वो अंधकार में डूबी हुई है, यानी न मुफ्त बिजली न मुफ्त पानी। कब तक दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार के झूठे वादों का दंश सहती रहेगी? आपने शुरू किया आपका विधायक आपके द्वार अभियान, वहीं इससे पहले दिल्ली की आप सरकार ने हैट्रिक लगाने के लिए अपनी कमर अभी से कस ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर नेताओं की एक अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के सभी प्रमुख नेता शामिल हुए। मनीष सिसोदिया के घर पर हुई इस बैठक में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने 1 सितंबर से दिल्ली में आपका विधायक आपके द्वार कैंपेन को शुरू करने का ऐलान किया। इस अभियान के तहत आपका विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंचेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे और अपने द्वार किए गए विकास कार्य से जनता को अवगत करवाएंगे। दिल्ली के अंदर आज से लगभग 2800 मंडलों पर हम आम आदमी पार्टी में मंडल पोलिंग सेंटर या उस स्कूल को कहते हैं जहां वोट डलते हैं, जिसके तहत 8 से 10-12 बूथ आते हैं। तो आज से लगभग 28 मंडलों पे आपका एमएलए आपके द्वार अभियान की शुरुआत हो रही है। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना या चुनाव की तैयारी का हिस्सा है, जिसके तहत जहां विधायक हैं वहां, और जहां आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है वहां भी प्रत्येक मंडल पर पार्टी के द्वारा यह बैठक ऑर्गेनाइज की जाएगी। जहां एमएलएज हैं वहां आपका एमएलए आपके द्वार आयोजित किया जाएगा मंडल वाइज, और जहां एमएलएज नहीं हैं वहां संगठन के साथियों द्वारा आपकी सरकार आपके द्वार के बैनर तले बैठक आयोजित की जाएगी। लेकिन सभी मंडलों पे यह बैठक की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और अगले 25 से 30 दिनों के अंदर प्रत्येक मंडल पे इस प्रोसेस को बैठक ऑर्गेनाइज करके कंप्लीट कर लिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से इस बैठक की शुरुआत के क्रम में आज में जिन विधानसभाओं में आपका एमएलए आपके द्वार अभियान शुरू हो रहा है, कांग्रेस भी उठा रही आप सरकार पर सवाल। वहीं इससे पहले इंडिया ब्लॉक में आम आदमी पार्टी की साझेदार कांग्रेस भी दिल्ली की आप सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की हालत किसी से छिपी नहीं है। आम आदमी पार्टी को जनता की सुध लेने का समय नहीं है। ये सरकार 3C फॉर्मूले पर चल रही है। सरकार को एक्सपोज करना हमारा फर्ज है। देखिए, हमें न्यूज़ रिपोर्ट से पता चला है कि आम आदमी पार्टी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसके तहत वो हर घर तक जाने की और पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारा ये मानना है कि पिछले 11 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है और कहीं ना कहीं वो एक 3C के मॉडल पर आधारित है। और 3C सीधा सीधा है करप्शन, 3C है कमीशन और कहीं ना कहीं लोगों को चीट करने का। तो करप्शन, कमीशन और चीटिंग, ये 3C के मॉडल के ऊपर ये आम आदमी पार्टी अपना काम कर रही है। हमने पिछले 10 सालों में देखा है कि इन्होंने बातें बहुत की थी। इन्होंने वादे किए थे कि हेल्थ सेक्टर में हम बहुत अच्छा काम करेंगे। आज हमने पूरी तरीके से बताया है कि किस तरीके से जो 18 हॉस्पिटल्स खुलने थे
उसमें से मात्र 3 हॉस्पिटल खोल पाए हैं। इन्होंने बड़ी बातें की थी कि एजुकेशन पे हम काम करेंगे। मुझे दुख होता है कि 82 स्कूल्स के साइट्स जब कांग्रेस की सरकार गई थी तो इनको नए स्कूल बनाने की बात के लिए छोड़ के गई थी। इन्होंने वादा किया था कि 5 साल में 500 स्कूल बनाएंगे, लेकिन मात्र 39 पर 10 साल में सिमट कर रह गई है। इसी प्रकार से अगर मैं हर रोज हो रहे करप्शन की बात करूं, पानी की समस्या की बात करूं, बिजली की समस्या की बात करूं, ये पूरी तरीके से फेल साबित हुए। एक बारिश के अंदर, एक सीजन में इस वर्ल्ड क्लास सिटी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था माननीय शीला जी के सरकार के समय में, आज वो पूरी तरीके से चरमरा कर ढह गया है। दरअसल एक तरफ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद जेल से बाहर आकर पद यात्रा अभियान चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी आपका विधायक आपके द्वार अभियान शुरू कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव 2025 चुनौती जरूर साबित हो रहा है, क्योंकि एक तरफ आप संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी सड़क पर उतरकर लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने में लगी हुई है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ ही कांग्रेस भी उसको घेरकर परेशानी खड़ी कर रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव का समय आने तक दिल्ली में जारी सियासी जंग कितनी तेज होती जाएगी। हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी हलचल भी तेज होती जा रही है। हरियाणा में आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने जींद में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इस दौरान विपक्षी दलों के कई विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं इस रैली में कई दिग्गज नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबर ने सियासी हलचल मचा दी। बीजेपी की जींद में जन आशीर्वाद रैली। हरियाणा में आगामी चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने जींद में एक बड़ी जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, पार्टी प्रभारी विप्पल देव, रामकुमार गौतम, जोगी राम सिहाग समेत कई बड़े नेता पहुंचे। इस रैली में कई दिग्गज नेताओं के भाजपा में शामिल होने की खबर ने सियासी हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि रैली के दौरान अनूप धानक, रामकुमार गौतम, जोगीराम सिहाग, अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम नायब सैनी का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर वार। सीएम नायब सैनी ने कहा कि मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इनका तो खाता खुलना भी मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार की स्थिति हरियाणा में कांग्रेस के लिए बन रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसाब मांगते फिर रहे हैं। उन्हें लेकर एक बात याद आती है कि जिनके खुद के खाते खराब हैं, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। ये लोग लोगों को सुविधाएं देने नहीं बल्कि हरियाणा में भ्रष्टाचार करने आते हैं। ये लोगों को गुमराह करके वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। मैंने उनको पूछ लिया था कि आप बताने का काम करें, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं आया। झूठ बोलते हुए घूम रहे हैं कि भाई बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इस ऐतिहासिक भूमि से इनका तो भाइयों खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस प्रकार की स्थिति ये कांग्रेस की बन रही है। भाइयों, मुझे ये बड़ा आश्चर्य है। मैं ये बात आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हिसाब मांगता हुआ फिर रहा है, एक कहावत मुझे याद आ रही है और वो कहावत है कि दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब है, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ये लोग ये हरियाणा में लोगों को सुविधा देने के लिए नहीं, भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार करने के लिए आते हैं और झूठ बोल करके ये वोट लेने का काम करते हैं। सीएम सैनी बोले, कांग्रेस पार्टी के पास ना नीति है, ना नियत और ना नेतृत्व। जन आशीर्वाद रैली के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में जनता को गुमराह करके अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही और जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के पास ना नीति है, ना नियत है और ना नेतृत्व। कांग्रेस को 5 अक्टूबर को जनता से जवाब मिलेगा। हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी।
मैंने कल पूरी डिटेल के अंदर एक कांग्रेस के लोगों से भाइयों पूछा था, आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर, आपकी सरकार कर्नाटक के अंदर, आपकी सरकार तेलंगाना के अंदर झूठ बोल करके आपने सत्ता हथियाली, वहां के लोगों से जो वायदा किया था आप उसके ऊपर पूरे नहीं उतरे। और मैं कल देख रहा था हिमाचल की सरकार ने निर्णय किया कि भाई हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है, मंत्रियों की तनख्वाह में से देना पड़े। ये इस प्रकार की स्थिति एक कांग्रेस की है। ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है कांग्रेस के पास। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट नीति है और स्ट्रांग नीति है, मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसने दुनिया के अंदर भारत को नाम ऊंचा करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। भाइयों, मैं हुड्डा साहब से बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के पास जवाब नहीं है। अब जवाब 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश की जनता वो कांग्रेस को देने वाली है। और कांग्रेस को जब 5 तारीख को जवाब मिलेगा, 8 तारीख को भाइयों जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये हिसाब मांग रहा है। ये तो अभी ट्रेलर बताया है कि ये ट्रेलर है, पिक्चर तो 8 तारीख के बाद कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी दिखाने का काम करेगी। भाइयों, जब हरियाणा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। छोटा सा ट्रेलर देखा है, फिल्म अभी आनी बाकी है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि रैली में अमित शाह को लेकर कई लोगों ने अफवाह फैलाई, लेकिन पार्टी ने कभी नहीं कहा कि अमित शाह आ रहे हैं। यह विपक्ष की चाल है। हमें कांग्रेस के झूठ से बचना है। कांग्रेस की काट की हाडी बार बार नहीं चढ़ेगी। बीजेपी का सच चलेगा, कांग्रेस का झूठ नहीं। उन्होंने कहा कि हमने सीएम नायब सिंह सैनी का छोटा सा ट्रेलर देखा है, फिल्म अभी आनी बाकी है। नायब सिंह सैनी की सोच ही हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बनाएगी। मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि आज जो उत्साह देखने को मिला है, उससे हमें विश्वास हो गया है कि आने वाली सरकार भाजपा की है। आपके विश्वास और आपकी ताकत से बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। राजकुमार गौतम ने किया ऐलान, नायब सिंह सैनी दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी में आए रामकुमार गौतम ने कहा कि कैप्टन अभिमन्यु उन्हें उल्हाना दे रहे थे और कह रहे थे कि नकली दादा और नकली पोते किसी काम के नहीं, असली पोते ही काम आते हैं, इसलिए वे अब यहाँ पर हैं। नायब सैनी में गुण है, वह 200% दावा कर सकते हैं कि नायब सिंह सैनी दोबारा सीएम बनेंगे। यूं ना सोचना, वैसे ही आया हूँ। जो हरियाणा में रुका पड़ रहा है, कांग्रेस की हुकूमत आवेगी, 200% नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा। लिख लो मेरी बात को। क्यों बनेगा समझ लो। राज वही अच्छा होता है जो सबको सबका हक दे। राजा वही अच्छा होता है जो अपनी संतान में से भेदभाव ना करे, उनको, अपनी जनता को अपनी संतान की तरह ट्रीट करे और उस प्रदेश में, देश में बसने वाले सभी लोग ये समझें कि ये राजा नहीं है, हमारा पिता है, हमारा संरक्षक है। मैं समझता हूं ये खूबी नायब सैनी में जरूर है जो मैंने महसूस किया। मनोहर लाल खट्टर जी ने जब हरियाणा में शुरू किया अपना कार्यकाल, उससे पहले हमने अनेक शासन देखे हैं, अनेक चीफ मिनिस्टर देखे हैं। उस समय लिस्ट का, पर्ची का जमाना था, मेरिट का कोई मतलब नहीं था। चाहे वो राज हो जिसमें बीजेपी भी सीरी थी। मनोहर लाल जी ने एक बहुत बड़ी शानदार रवायत शुरू की। जो आदमी सोचता था चपरासी लगेगा तो किसको पकड़ूं,
सिपाही लगेगा तो किसकी सिफारिश ढूंढूं? आज जो सिपाही लगने की नहीं सोचता था, खट्टर साहब के राज में डीएसपी लगा, इंस्पेक्टर लगा, सब इंस्पेक्टर लगा, बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगे। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। हरियाणा में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी दल एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के जिंद से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। जिंद में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली के दौरान हरियाणा के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं इस रैली में कई दिग्गज नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबर ने सियासी हलचल मचा दी है। अब देखना ये रहेगा कि क्या अपनी पार्टी को छोड़कर आए नेता बीजेपी की जीत में कितनी भूमिका निभा पाते हैं। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। तो न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।